नमस्कार मित्रों, रेनेसा क्लासेज ऐप पर आपका स्वागत है। मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज मैं आपको जिस लुक में दिखलाई दे रहा हूँ वो लुक मेरी प्रोफेसर वाली नहीं जैसे कि विद्यार्थी कहते हैं आम तौर से कि ये तो हलवाई जैसे लगते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ा दे रहे हैं। तो आज मैं उसी नए लुक में, हलवाई लुक जिसे बोलते हैं, उसमें मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों, महामारी का दौर चल रहा है, हालांकि उसका इलाज हमारे पास किसी के पास भी नहीं है। बस अपनी सुरक्षा, अपना बचाव है। सुरक्षित रहिए, संपन्न रहिए, ज्ञान संपन्न रहिए। लेकिन ये ज्ञान ध्यान भी तमाम प्रकार का ज्ञान जब तक कि हम जीवित हैं। तो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में सावधानी पूर्ण रहें, अपने परिवेश से चौकन्ने रहें। अपनी जितनी सावधानी रख सकते हो उतनी सावधानी रखिए। बकौल ये तो एक जीवन है, प्रक्रिया है। मित्रों, आज हम एक विषय पर बातचीत करने आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और विषय ये है कि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं की भरमार चारों तरफ से आ रही है। यूपी से विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ इंटर कॉलेज, जिसको पीजीटी बोलते हैं, टीजीटी की वैकेंसी आई हुई हैं, कॉलेज सहायक प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। इधर राजस्थान में कॉलेज सहायक प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा प्रक्रियाधीन है। विशेष परिस्थिति से पेपर आगे बढ़ गया है, लेकिन बहुत जल्द पेपर भी संपन्न होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 5 से 6 महीने का समय हमें तैयारी करने के लिए और मिल गया है। मित्रों, वैसे तो मैं आज भी विद्यार्थी हूँ। सूक्ष्म रूप से तो विद्यार्थी पूरे जीवन सीखता रहता है, लेकिन यदि मैं भौतिक रूप से कहूँ कि यदि मैं विद्यार्थी जीवन जी रहा होता तो मुझ पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि हमारी परीक्षा कब होने वाली है। हाँ, हम पर इस बात का बराबर प्रभाव पड़ता कि आज हमने कितना ज्ञानार्जन किया है। हमारी हर दिन परीक्षा है, तो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में आपको सुप्त तो होना ही नहीं है। आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। टॉपिक वाइज आप आगे बढ़ते चले। पूरे भारतवर्ष की तमाम पीसीएस परीक्षाओं में जहां भी हिंदी लेक्चररशिप परीक्षा की हम जब बात करते हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज हो या डिग्री पीजी कॉलेज के सिलेबस की बात हो, तो मित्रों या तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, या उसमें व्याकरण का पार्ट आता है, या उसमें भाषा विज्ञान का पार्ट आता है, अथवा उसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के पहलू होते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से प्राप्त होते हैं। अंतर केवल टेक्स्ट का होता है, पाठ ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये 10-15% सिलेबस के अंतर के साथ में पूरे भारतवर्ष के हिंदी का एक ही सिलेबस है। इसलिए हम सबसे पहले तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अपनी पूरी तरीके से मुट्ठी में बांध लें, उसमें डूब जाएं, क्योंकि किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र की रीढ़ जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की समझ के संदर्भ में ही हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि हमेशा चीज़ों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते चलो। जब तक आप चीज़ों में तुलना करने नहीं सीखोगे, तब तक बहुत अच्छे से आप प्रकृति, किसी भी कालखंड के जो भावबोध है उसको सही ढंग से समझने में आपको समस्या तो आएगी ही। मित्रों, हम पढ़ते हैं कि रीतिकाल, और रीतिकाल में 3 शाखाएं हैं। भक्ति काल में 4 शाखाएं हैं, यानी कि 2 शाखाएं निर्गुण और सगुण की 2-2 उपधाराएं हैं। कुल मिलाकर 4 भक्ति काल की उपधाराएं हैं। सब में क्या समानता है, क्या अंतर है, उन तमाम पहलुओं के साथ में मैंने ये विचार बनाया है कि आपको नियमित, जैसे मुझे समय मिलता है, मैं आपको YouTube चैनल के द्वारा इन प्रवृत्तियों का जो अंतर है उसके बोध को हम बहुत गहराई से सीखें, ये सोच लेकर के मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मित्रों, इस संदर्भ में काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी कि सर छायावाद और प्रगतिवाद को हम किस प्रकार से समझें। तो समझने से पहले हम इस पहलू पर बात कर लें कि छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर क्या है। जब हम इन तुलना करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो न केवल हम उस विषय पर बोलने का एक प्राधिकार विकसित कर पाएंगे, बल्कि हम जो प्रवृत्ति मूलक अवधारणात्मक सवाल आते हैं किसी भी परीक्षा में, वो हम बहुत आसानी से कर सकेंगे। हरियाणा पीसीएस में वैकेंसी आती रहती हैं, आने वाली है। छत्तीसगढ़
में अभी आपके सामने पेपर गया है। एमपी में अभी कुछ समय पहले ही कॉलेज साक्षात्कार कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई थी। तो ये परीक्षाएं सभी स्टेटों में होती है और सभी का सिलेबस समान होता है। तो आज हम बात करते हैं मित्रों छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर। तो आज का हमारा विषय है छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर। छायावाद बनाम प्रगतिवाद। मित्रों, हम जानते हैं कि छायावाद का समय जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं तो 1918 ईस्वी से, कुछ लोग 1916 जो मानते हैं वो गलत मानते हैं और वो भ्रम ये होता है कि जूही की कली 1916 में लिखी जा चुकी थी तो वहाँ से शुरुआत मान ले। नहीं, छायावाद की विधिवत शुरुआत होती है झरना, जयशंकर प्रसाद का जो काव्य संग्रह है वहाँ से। और 1938 का जो समय है वो छायावाद के अंत का समय है। यहाँ भी काफ़ी मात्रा में विद्यार्थी भ्रमित रहते हैं कि सर 1936 पढ़ते हैं हम, तो नहीं, आप गलत पढ़ते हैं। क्योंकि 1936 में राम की शक्ति पूजा जैसी छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कविता जब आ रही है, 1935 के अंत तक आप देख रहे हैं कामायनी जैसा महाकाव्य आ रहा है, तो आप 36 में कैसे छायावाद का अंत मान सकते हैं। लेकिन ये भ्रम क्यों पैदा हुआ? क्योंकि युगांत पंत का जो प्रगतिवादी काव्य संग्रह है वो 1936 में आया और युगांत के द्वारा जयशंकर युगांत के द्वारा आपके जो ये पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्होंने छायावाद के अंत की घोषणा कर दी। तो ऐसा लगता है कि छायावाद का अंत हो गया। नहीं, 1938 से जो रूपाप पत्रिका का प्रकाशन हुआ, काला कांकेर यूपी में स्थान है, वहाँ से नरेंद्र शर्मा और पंत जी ने ये पत्रिका निकाली थी। ये प्रगतिवादी पत्रिका है जिसमें साफ लिखा हुआ था कि ऊपर छपा रहता था मुख पृष्ठ पर कि देख रहे हो गगन मृत्यु नीलिमा नील गगन, देखो भू को मानव पुण्य प्रसू को। यहाँ से प्रगतिवाद की एक व्यवस्थित शुरुआत होती है। और प्रगतिवाद का जो समय है वो 1938 ईस्वी से लेकर के और 1943 ईस्वी तक का जो समय है वो प्रगतिवाद का समय माना जाता है। क्योंकि 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही प्रयोगवाद की शुरुआत मान लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास आप पढ़ेंगे तो भी आपको यही विभाजन मिलेगा, जो सर्वाधिक मान्य विभाजन है डॉक्टर नगेंद्र का। मित्रों, हम सीधी सीधी बात करते हैं कि छायावाद को क्यों जाना पड़ा और प्रगतिवाद को क्यों आना पड़ा। आप देखिए, छायावादी काव्य भाषा की बात कीजिए। जब आप छायावादी काव्य भाषा की बात करते हैं तो छायावादी काव्य भाषा में आप किस प्रकार की अभिव्यक्ति देखते हैं? लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता की अभिव्यक्ति आप देखते हैं। व्यंजना सौंदर्य भरपूर मात्रा में मिलता है, क्योंकि छायावाद एक प्रकार से शक्ति संबल का दौर था, शक्ति को एकत्रित करने का दौर था। और इसलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति का काव्य भी कहा है। अब सीधे तरीके से अपने बात को यदि जाहिर कर देंगे तो आप देखिए कि ब्रिटिश साम्राज्य उस समय रचनाओं को जब्त कर रहे थे। द्विवेदी काल में भारत भारती जब्त हो गई। प्रेमचंद के ऊपर वो देखिए आप कहानी संग्रह सोजे वतन, समर यात्रा, उनको जब्त कर लिया गया। पांडे बीचन शर्मा उग्र का चिंगारियाँ कहानी संग्रह जब्त कर लिया। तो छायावाद ने एक ऐसा तरीका निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो अपनी बात को उन्होंने इस प्रकार से घुमा फिराकर लाक्षणिक चेतना में व्यक्त किया कि उनके राष्ट्रीय सांस्कृतिक सरोकार जाहिर भी हो गए। और कोई रचना, मुझे याद नहीं है कि छायावाद की कोई छायावादी रचनाकार की रचनाएं जब्त हुई हो। लेकिन बाद में जब प्रखर चेतना के साथ में सीधे सुभद्रा कुमारी चौहान ने अभिव्यक्ति की अपनी रचनाओं में जलियांवाला बाग में बसंत या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो ब्रिटिश सरकार ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रचना को जब्त कर लिया और 2 बार सुभद्रा कुमारी चौहान को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन महादेव वर्मा कभी जेल नहीं गई। तो ये इनको रहस्यवाद का फ़ायदा हुआ, लाक्षणिक और जो व्यंजना वक्रता का फ़ायदा हुआ। अब आप देखिए, प्रथम रश्मि कविता में पंत जी कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना, रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ये बाल व्यंगनी पाया तूने यह गाना।
ये अनायास नहीं है कि इस जटिल दौर में, जबकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हमारे देशभक्त वीर फांसी के तख्तों पर झूलकर इतिहास के पन्नों को खून के धब्बों से लाल कर रहे थे, ऐसे समय में कोई कवि कैसे हो सकता है कि चिड़िया या रोशनी, पत्ती, फूल उन पर कविता लिखने बैठ जाए? ये बहुत गहरा लाक्षणिक अर्थ है। प्रथम रश्मि यहाँ नवजागरण का प्रतीक है, और ये जो बाल विहंगरी है ये वो देशभक्त राष्ट्रीय नवयुवक है जो अपने देश को आज़ाद करने के लिए कृत संकल्प हैं। और यहाँ कवि उनसे पूछ रहा है कि हे मेरे देशभक्त नवयुवक नौजवानों, तुमने स्वाधीनता का ये राग आलापना कहाँ से सीखा? वियतनाम संघर्ष से सीखा है, या कहीं फ्रांसीसी राज्य क्रांति के सिद्धांत आपने नहीं ले लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं वो आपने जान लिए हैं, स्वीकार लिए हैं? या कहीं चाइना और फ्रांस की राज्य क्रांति से तो आप प्रेरित नहीं हो गए हो? ये भाव है। ये आप देखिए, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण या पेशोला की प्रध्वनियाँ आप पढ़िए, कितने प्रतीकात्मक रूप से जयशंकर प्रसाद ने अपनी राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया है। पेशोला की प्रध्वनि में वो कहते हैं कि साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होकर धूलि सी उड़ेगी किस द्रप्त फुतकार से। ये पिशाच कौन है? प्रकारांतर से यहाँ पिशाच अंग्रेजों को व्यंजित कर रहा है, लेकिन यदि प्रसाद यहाँ सीधे सीधे अंग्रेज शब्द का प्रयोग कर देंगे तो रचना जब्त हो जाएगी। अब जब रचना ही जब्त हो जाएगी, जनता तक संप्रेषित नहीं होगी, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक सरोकार साहित्य के कैसे सिद्ध हो पाएंगे? ये जब निराला लिखते हैं कि जागो फिर एक बार, सिंहों की मांद में घुस आया आज स्यार। ये सिंह कौन है? ये सिंह भारतवासी है। ये मांद क्या है? ये मांद पूरा भारतवर्ष है, और ये स्यार अंग्रेज है, औपनिवेशिक शक्ति है। तो छायावाद ने अपनी बात को घुमा फिराकर कहने का तरीका अपनाया, और इसके लिए उन्होंने लाक्षणिक प्रतीकात्मक वक्रता का सहारा लिया। लेकिन जब हम प्रगतिवादी कविता का अध्ययन करते हैं तो 1938 से 1943 के बीच में भारतीय जनमानस के पास अब ऐसी शक्ति आ चुकी थी कि वो खुलेआम सीधे सीधे अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए थे। हमारे उग्र राष्ट्रवाद के तहत इतनी डकैतियाँ पड़ रही थी, और ब्रिटिशों के जो है बंदूक और इनकी मशीनों को लूटा जा रहा था। हथियार अब हमारे पास भी थे। इसी बीच में एक बंगाल के गवर्नर को बीना ने सीधे सीधे मंच पर ही गोली मार दी। इतना साहस हमारे बीच में आ चुका था। तो अब ये जब आप देखेंगे 1939 में रामचंद्र शुक्ल का वो निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ चिंतामणि 1939 में, उसमें एक निबंध है लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति में लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि चोरी का जवाब अब डकैती से दिया जाएगा, ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। तो भारतीय जनमानस के पास अब वो शक्ति है कि वो अपनी बात को सीधे सीधे रखने का साहस करती है। और इस दौर के कवि आप देखेंगे तो प्रगतिवाद में आपको वो लाक्षणिक प्रतीकात्मक वक्रता, वो व्यंजना की भरमार नहीं मिलेगी। यहाँ सीधे 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 भावों की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। भावों की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। और ये तो आप उत्तर छायावाद में, जो छायावाद के बाद, हालांकि मुख्य धारा में तो प्रगतिवाद ही आता है, लेकिन छायावाद के बाद समानांतर धाराओं के रूप में उत्तर छायावाद चला, जिसमें व्यक्तिगत प्रणयमूलक धारा और राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी दो उपधाराएं निकली। तो माखनलाल चतुर्वेदी सीधे सीधे लिखते हैं कि मुझे तोड़ लेना मनमानी, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाते वीर अनेक। तो भावों की सीधे सीधे जो प्रखर व्यंजना है वो आपको यहाँ प्रगतिवादी दौर में देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे तो नागार्जुन है, सीधे सीधे लिखते हैं कि हम मर भुक्खों से क्या होगा चरण गहो श्रीमानों का, सपने में भी सच न बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया दिल्ली लखनऊ पहुँचो मेवा मिश्री पाओगे, माल मिलेगा यदि रेत सको गला मजूर किसानों का, हम मर भुक्खों से क्या होगा चरण गहो श्रीमानों का। सीधे सीधे भाव की अभिव्यक्ति करना। एक राम राज में अब के रावण नंगा होकर ना चाहे, सूरत सकल वही भैया बदला केवल ढांचा है। तो मित्रों, इस प्रकार की अभिव्यक्ति आपको प्रगतिवाद में मिलेगी। और छायावाद में किस प्रकार की अभिव्यक्ति मिलेगी? लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता की अभिव्यक्ति। दूसरा, हम बात करते हैं नारी सौंदर्य को लेकर के। तो देखिए, जब हम नारी सौंदर्य की बात करते हैं तो नारी सौंदर्य को छायावाद किस प्रकार से देखता है?
कि नारी नारी कहाँ है। वह तो विभिन्न पराग पुष्पों के गुच्छों की सुगंध से उत्पन्न एक सूक्ष्म वायवीय आकृति है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ावले मधु का आधार। ये श्रद्धा का जो सौंदर्य चित्रण किया है जयशंकर प्रसाद ने, कि इतना नारी का सूक्ष्म और वायवीय और प्रेम चाहिए नारी से, तो शारीरिक स्तर पर नहीं, केवल मानसिक, केवल भावनात्मक स्तर पर प्रेम चाहिए। नारी वो देवी माँ सहचरी प्राण है। पंत ने लिखा कि देवी माँ सहचरी प्राण। तो इस प्रकार के भाव कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। तो नारी का जो दिव्य पावन जो रूप सौंदर्य है, वह रूप सौंदर्य अभिव्यक्ति पाता है कहाँ? छायावाद में। लेकिन जब आप प्रगतिवाद में आते हैं तो प्रगतिवाद में तो ऐसी नारी भी है जिसको पसीना भी आता है, जो बहुत मेहनत भी कर रही है, जो धूप में बैठी हुई कुमलाई हुई है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। एक सामान्य मजदूर स्त्री के रूप और सौंदर्य का ऐसा बंधा हुआ चित्रण और ऐसा सदा हुआ चित्रण कोई छायावादी भावबोध से तो नहीं लिख सकता कविता। लेकिन निराला जो कि छायावादी है, लेकिन छायावादी होने के साथ उन्होंने प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता लिखी, वह तोड़ती पत्थर। तो यहाँ जब आप प्रेम की बात करते हैं तो छायावादी कवि नारी से केवल भावनात्मक प्रेम चाहता है, लेकिन प्रगतिवादी कवि नारी के प्रेम को शारीरिक और आत्मिक दोनों स्तर पर उससे जुड़ाव चाहता है। ऐसा नहीं है कि प्रगतिवादी कविता में प्रेम और रोमांस नहीं है। प्रेम और रोमांस की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी कविता में है। केदारनाथ अग्रवाल तो साफ कह देते हैं कि कविता यूं ही बन जाती है बिन बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। कविता को बनाने की आवश्यकता कहाँ है? कविता तो बस ऐसे ही बन जा रही है क्योंकि हृदय में हे प्रेयसी तुम्हारी याद जो तड़प रही है। तो मित्रों, भाव के स्तर पर आप अंतर देखेंगे कि प्रेम और सौंदर्य और स्त्री, इनको लेकर के किस प्रकार से छायावादी और प्रगतिवादी कवियों के भावबोध में अंतर है। यदि आप प्रकृति के संदर्भ में देखिए तो छायावाद तो ऐसा लगता है अनंत अनंत निस्सीम एक लोक, पता नहीं कहाँ कहाँ, पता नहीं। महादेवी कहती है कि हे अनंत पंखों वाले मन को तुम अंतहीन न होना, आते जाते मैं मिट जाऊं पावन पंथ की सीमा। सीमा नहीं चाहिए इनको, निस्सीम से प्रेम है और इनकी प्रकृति भी निस्सीम है, सूक्ष्म है, वायवीय है। शायद ऐसी प्रकृति आपने देखी भी नहीं होगी। पंत जो है, पंत के बादल है, उमड़ते घुमड़ते हैं, गर्जना करते हैं, घोषणा करते हैं, सुरपति के हम ही अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के प्रिय जीवन धर। और कहते हैं बुद्बुद द्युति तारक दल तरल तमके, यमुना जल में श्याम, हम विशाल जम्बाल जाल से बहते हैं अमूल अविराम। कठोर रूप भी दिखाते हैं, कभी अचानक भूतों का सा प्रकट विकट महाआकार, कड़क कड़क कर हंसते हम सब, थर्रा उठता है संसार। लेकिन समस्या ये है कि वो बरसते नहीं हैं, उमड़ते हैं, गरजते हैं, घुमड़ते हैं, घोषणा करते हैं, बरसते नहीं हैं। बरसते हुए बादल देखना है आपको तो चले जाइए नागार्जुन के पास, क्योंकि नागार्जुन ने बादल को घिरते देखा है। और ना केवल बादल को घिरते देखा है, बल्कि बादल उस वर्षा में उस पहाड़ पे धमा चौकड़ी करते हुए उस मृग को भी देखा है। और उस वर्षा से तालाब भी जल से भर जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रगतिवादी कवि हैं, उन्होंने प्रकृति के उपयोगिता मूलक सौंदर्य को महत्व दिया है। जब आप छायावाद की प्रकृति को पढ़ते हैं, नाम ही देखिए, आप पंत की कविताओं के नाम देखिए, चांदनी विहार, नौका विहार, चांदनी रात, अप्सरा, ऐसा लगता है कि पता नहीं कि किस प्रकार की एक निस्सीम सूक्ष्म वायवीय एक आसमानी प्रकृति सी है। संध्या है तो संध्या, कहो तुम रूप सी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी नि छाया छवि में आप। लेकिन प्रगतिवादी कवियों का जब प्रकृति का चित्रण करते हैं तो ऐसा लगता है यार इसकी तो प्रकृति हमने देखी है, ये तो प्रकृति हमारे गांव की, खेत की, खलियान की है। केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति के बड़े कवि हैं प्रगतिवाद में, जैसे छायावाद में पंत जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है कि
ज्वार खड़ी खेतों में ऊंची लहराती है, कहती है मेरी यौवन को बढ़ने देना, मेरी इच्छा है जीने की जीने देना, जी भर मुझको धूप सुनहरी पीने देना। ऐसा नहीं है कि प्रगतिवादी कविता में इन कवियों ने प्रकृति के चित्रण में कल्पना का सहारा नहीं लिया। बिना कल्पना के तो कविता संभव ही नहीं है, लेकिन कल्पना का एक आधार होता है कि कल्पना केवल सूक्ष्म वायवी और आसमानी हो। एक कल्पना का ऐसा भी यथार्थ हो सकता है जो धरातल पर खड़ी हो। तो प्रगतिवादी कविता की जो प्रकृति बोध, प्रकृति चित्रण है, वो जीवन के यथार्थ अनुभव से निसृत है, उपजती है। जब केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा कि आसमान की ओढ़नी ओढ़े खेत का दृश्य कविता में, कि किस प्रकार गेहूं खड़ी है, फसल खड़ी है, किसान किस प्रकार से खुश हो रहा है, तो देखिए कल्पना का क्या यथार्थ स्वरूप है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि कल्पना का यथार्थ स्वरूप है, तो कहने में एक बड़ा विरोधाभास है कि आसमानी ओढ़े ओढ़ने धानी पहने फसल गगरिया, राधा बनकर धरती नाची नाचा हंसमुख कर सक संवरिया। अब आप ये देखिए कि प्रगतिवादी कवि जीवन की छोटी सी छोटी चीज पर भी अपनी कविता लिखते हैं। मिट्टी पर कौन लिखेगा, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल ने तो मिट्टी में भी सौंदर्य बोध की तलाश कर ली है। छायावादी कभी भी इस सौंदर्य बोध की तलाश नहीं कर सकता। और केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं कि लिपट गई जो धूल पाँव से, वे गोरी है इस गांव की, जिसे उठाया नहीं किसी ने इस कुठाओं से। तो मित्रों, इस प्रकार से जो छायावाद की प्रकृति है वो अनंत कल्पना में विचरण करती है, सूक्ष्म वायवीय रूप दिखलाती है। ऐसा लगता है कि इस प्रकृति को हमने कभी देखा ही नहीं, हम इस प्रकृति से परिचित ही नहीं हैं। लेकिन जब हम प्रगतिवादी कविता का प्रकृति सौंदर्य चित्रण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के नदी नाले खेत खलियानों की प्रकृति है, जिसमें ज्वार बाजरा धनिया मेथी पालक सब खड़े हैं, और हम इस प्रकृति को अच्छे से चिन्हते हैं, अच्छे से जानते हैं। खैर, तो प्रेम और सौंदर्य की अवधारणा, नारी और प्रकृति के सौंदर्य की अवधारणा को लेकर के मैंने आपको अपनी बात स्पष्ट की है। और इसके अलावा फिर हम अगला बिंदु यदि हम देखें छायावाद बनाम प्रगतिवाद की बात करें, तो छायावाद और प्रगतिवाद, तो देखिए एक बिंदु है, वो है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, इसकी अभिव्यक्ति आपको दोनों ही जगह मिलेगी, छायावाद में भी मिलेगी और प्रगतिवाद में मिलेगी। लेकिन प्रगतिवाद में ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति सीधे सीधे है, लेकिन छायावाद में ये अभिव्यक्ति रहस्यवाद के आलोक में प्रस्तुत की गई है। यद्यपि छायावाद में जो रहस्यवादी भाव व्यक्त हुए हैं, मैं उस पर पहले भी आपको यूट्यूब पर व्याख्यान दे चुका हूँ, JNU रेनेसां ऑनलाइन क्लासेज पर, और विशेषकर महादेव वर्मा के संदर्भ में मैंने रहस्यवाद को स्पष्ट किया है। तो छायावाद का जो रहस्यवाद है वह कोई आध्यात्मिकता की तलाश करने वाला भक्तिकालीन रहस्यवाद नहीं है, बल्कि छायावादी रहस्यवाद में इसी जीवन जगत पर मुक्ति की कामना, सामंती समाज के वर्चस्व से स्त्री मुक्ति की कामना, और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में अंग्रेजों से भारत देश की मुक्ति की कामना व्यक्त की गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर विशेष बल है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर इतना बल है क्योंकि छायावाद को तो कहा ही गया है कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है, जबकि यहाँ पर आप राजनीतिक जागरण की विशेष अभिव्यक्ति देखते हैं। इसीलिए प्रगतिवादी कविता को राजनीतिक जागरण की कविता भी कहा जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे तो यहाँ आपको व्यक्तिकता की प्रधानता मिलेगी, व्यष्टि चेतना, और यहाँ आपको सामाजिकता की प्रधानता मिलेगी। अब मित्रों, मैं यहाँ व्यक्तिकता कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि छायावाद की व्यक्तिकता बिल्कुल वैसे ही नहीं है, ध्यान रखेंगे, जैसे प्रयोगवाद की व्यक्तिकता। क्योंकि प्रयोगवाद की जो व्यष्टि चेतना या व्यक्तिकता है वह समाज विरोधिता है, वह समाज का विरोध करती है। लेकिन छायावाद में व्यक्तिकता की चेतना तो है, लेकिन वह समाज राष्ट्र विरोधी नहीं है, बल्कि वहाँ तो विश्व बंधुत्व का भाव भी समाहित है। आप देखिए कि कामायनी में श्रद्धा मनु से कहती है कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ, ये भाव है। और जो प्रगतिवादी कविता है वह तो सीधे सीधे
सामाजिकता की बात करती है। मुक्ति बुद्ध ने कहा है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। ये चौराहे अपने आप में सामाजिकता का प्रतीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिकता बनाम सामाजिकता। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ देखेंगे कि छायावादी कविता में आपको गांधीवादी मूल्यों की प्रधानता मिलेगी, जबकि यहाँ पर आपको मार्क्सवाद का विशेष प्रभाव मिलेगा। जबकि गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों एक दूसरे की अपोजिट, विपरीत विचारधाराएं हैं। आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं कि मार्क्सवाद का विलोम क्या है, गांधीवाद। और गांधीवाद इतना हावी है, और जयशंकर प्रसाद की कामायनी में देखिए, जब प्रलय हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी हिमालय पर्वत पर बैठी हुई श्रद्धा से तकली चलवा दी है प्रसाद ने। वो श्रद्धा गाती है, चल मेरी तकली धीरे धीरे। गांधी जी की जो चरखी है वो श्रद्धा भी चला देती है, इतना प्रभाव है। और जो अहिंसा का, सत्य का ये जो मूल्य आदर्श हैं, आपको ये यहाँ छायावाद में भरपूर मात्रा में दिखाई देंगे। छायावादी कविता विशेषकर अहिंसा के सरोकार और जो ये मानवीय गांधीवादी मूल्य हैं, इनकी पक्षधर कविता है। लेकिन आप जब यहाँ प्रगतिवाद की बात करेंगे तो प्रगतिवादी कवि तो मार्क्सवादी अनुप्रेरणा में जो है एक प्रकार से प्रेरित है। यहाँ तो स्वयं केदारनाथ अग्रवाल ने कहा कि मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। क्योंकि प्रगतिवाद वर्गविहीन, शोषणविहीन समाज की संकल्पना को लेकर चलता है, और वर्गविहीन, शोषणविहीन समाज की स्थापना जब तक संभव नहीं है, जब तक आप साम्यवादी क्रांति नहीं करेंगे। साम्यवादी क्रांति होगी तो हिंसा तो होगी ही। तो साम्यवादी जो रक्त रंजित क्रांति है, उसी से बदलाव आएगा, उसी से समाज में परिवर्तन आएगा, उसी से शोषण का विरोध होगा, उसी से एक ऐसा समाज बनेगा जो समता मूलक समाज होगा। तो इस प्रकार यहाँ हिंसा और अहिंसा के संदर्भ के अंतर को ध्यान रखें, व्यक्तिकता बनाम सामाजिकता के अंतर को ध्यान रखें, गांधीवाद बनाम मार्क्सवाद के अंतर को ध्यान रखें। दूसरा यह है कि आप देखेंगे कि छायावाद के अंतर्गत आप देखेंगे कि कल्पना प्रवणता की आपको भरमार मिलेगी, कल्पना प्रवणता बहुत ज़्यादा मिलेगी। और प्रगतिवाद के संदर्भ में आप देखो, बिना कल्पना के तो कविता होगी नहीं, लेकिन यहाँ कल्पना से ज़्यादा यथार्थ पर बल है। और जो कल्पना प्रगतिवाद में आती भी है वो यथार्थ के रंग में रंग करके ही आती है। तो यहाँ पर यथार्थवाद पर बल है, यथार्थवाद पर बल मिलेगा आपको। लेकिन छायावाद में आपको कल्पना प्रवणता मिलेगी। छंद योजना की बात करें तो जो रागात्मकता और जो संगीत विधान आपको छायावाद में मिलेगा, वह तो आपको प्रगतिवाद में नहीं मिलेगा। यों तो मुक्त छंद की शुरुआत छायावाद में निराला ने ही कर दी है, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रगतिवादी कविता ये तो मुक्त छंद में ही लिखी गई है। तो जो छायावादी कविता है वो तो छंद सहित में और छंद मुक्त में भी लिखी गई है, लेकिन प्रगतिवादी कविता है वो तो छंदी छंद में लिखी, मतलब मुक्त छंद में लिखी गई है। आप देखेंगे कि पंत का प्रिय छंद रौला है, जयशंकर प्रसाद का प्रिय छंद सखी है, या हम बात करें कि भाई निराला का कवित छंद प्रिय है, जयशंकर प्रसाद का सखी है, पंत का रौला है। तो इस प्रकार से यहाँ तो इनके प्रिय छंद भी है, यहाँ तो मुक्त छंद की अवधारणा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मानवतावादी भाव व्यंजना दोनों ही जगह मिलती है, लेकिन जो प्रगतिवादी मानवतावादी भाव व्यंजना है वो मार्क्सवाद का एक काव्यात्मक रूप आप उसे कह सकते हो। सर्वहारा का अधिनायकत्व, ये चेतना, मजदूर किसानों का शासन हो, या व्यंग और आक्रोश की प्रधानता हो, ये सब बातें आपको कहाँ मिलेंगी? प्रगतिवादी कविता में मुख्य तौर से मिलेंगी। रूढ़ियों का, पाखंडों के प्रति तीव्र विरोध और व्यंग चेतना का भाव जितना आपको प्रगतिवादी कविता में मिलेगा, उतना आपको छायावाद में नहीं मिलेगा। और प्रगतिवादी कविता पूंजीवाद के विरोध में उत्पन्न हुई है, पूंजीवाद का और शोषक वर्ग का घोर विरोध करती है। अब ऐसा है कि हालांकि पूंजीवाद का विरोध तो आपको छायावाद में भी मिल जाएगा। छायावाद भी साहित्यिक रूढ़ियों के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, सामंतवादी बंधनों के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि श्रद्धा, कामायनी की श्रद्धा कहती है मनु से कि अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा।
तो ये पूंजीवाद की विकृतियों की तरफ संकेत है। लेकिन जिस प्रकार खुलकर पूंजीवाद का विरोध प्रगतिवाद में हुआ है, वैसा तो छायावाद में नहीं हुआ। साफ तौर से मुक्ति बोध ने लिखा है कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान सभ्यता में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। तो मित्रों, इस प्रकार ध्यान रहे कि वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज की जो स्थापना है वो प्रगतिवाद का मुख्य लक्ष्य रहा है। और प्रगतिवाद ने जिस सौंदर्य को बल दिया वो उपयोगिता मूलक सौंदर्य रहा है। तो ये पहलू जब हम ठीक से समझ जाते हैं कि अच्छा, छायावाद इसलिए गया, प्रगतिवाद इसलिए आया, युग के मूल्य बदल रहे थे, तो साहित्यकारों की जो चेतना का स्वरूप है वो बदल रहा था। इन बदलावों को, ये मैंने केवल आपको संकेत दिए हैं, इनके बदलावों की मैं व्याख्या करने लगूँ तो मेरे लिए 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे मित्रों। लेकिन मैंने सूत्र रूप में आपको अपनी बातें समझाई है। आप इन पहलुओं को अच्छे से समझते रहें और इस चरण में हम आगे अगला फिर दूसरा अंतर लेकर आएंगे, वहाँ हम आपको समझाएंगे, कोई नया बिंदु लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर यश चौधरी, नमस्कार।